ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ ये दोनों ही रीजन एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं। दोनों की पॉलिसी अप्रोचेस एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं और इसके बावजूद इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है इंडिया। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है। ग्लोबल साउथ का लीडर होने के बावजूद भी इंडिया ग्लोबल नॉर्थ के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी प्ले करता है और दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। वो कैसे उसे समझना होगा। सबसे पहले ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दोनों एग्जैक्टली क्या होते हैं वो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है वो सारी कंट्रीज जो डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है और लीस्ट डेवलप्ड है, जो कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में आती हैं और जहां की लिविंग कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इनकम इनइक्वालिटीज है, पॉवर्टी लाइक कंडीशन रहती है, उन सभी को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ग्लोबल साउथ कोई हिस्टोरिकल फ्रंट नहीं है। ये फ्रंट 1969 में आया जब कार्ल ओग्लेस्की ने ये टर्म दी थी ग्लोबल साउथ इन्हीं सारी डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। बट इसका एग्जैक्टली यूज शुरू हुआ 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि सोवियत यूनियन को सेकेंड वर्ल्ड माना जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब होता था जो सारी वेल्थियर कंट्रीज हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में वो सभी फर्स्ट वर्ल्ड होंगी। सेकेंड वर्ल्ड सोवियत यूनियन वाली कंट्रीज हो गई और थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था जितनी भी डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें। बाद में ये टर्म आ गया था ग्लोबल साउथ, लेकिन इसका यूज ऑफ कोर्स जब 1991 सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड खत्म हो गया, तब ग्लोबल साउथ टर्म आया। और उस समय तक भी या आज तक भी ग्लोबल साउथ को उतना खुल के बोला भी नहीं जाता था। ये इंडिया ही है जिसने ग्लोबल साउथ की वॉइस को आगे रखा, वो सारी चीजें की जो ग्लोबल साउथ के फ्रंट को इम्प्रूव करे, लेकिन ऐसे नहीं कि वो ग्लोबल नॉर्थ को नाराज करे। उल्टा ग्लोबल नॉर्थ जुड़े ग्लोबल साउथ की हेल्प करने के लिए। तो इंडिया एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। वो इस तरह से कि जहां पर जितनी भी कंट्रीज हैं वो या तो वेस्टर्न अप्रोचेस पर मूव करेंगी या फिर वो चाइनीज अप्रोचेस पर मूव करेंगी जो वर्ल्ड को एंटी कर देता है एक दूसरे की तरफ। जबकि इंडिया फॉलो करता है ग्लोबल कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, जिसमें कि हम नॉन कंडीशनल डेवलपमेंटल कोऑपरेशन को फॉलो करेंगे। मतलब हम एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं सॉफ्ट टर्म्स में, एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए नहीं, या फिर हम दो मिल जाएं और तीसरे के साथ फाइट करें, नहीं। पूरे वर्ल्ड को इंटीग्रेट होना है और एक डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। इंडिया ही है जिसने सबसे ज्यादा स्ट्रांगली ग्लोबल साउथ की वॉइसेस को कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर रखा है। अनलाइक द कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी जहां पर वर्ल्ड टूट रहा था दो के बीच में, इंडिया ने फॉलो की ऐसी पॉलिसी जहां पर हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंप्लीट कोऑपरेशन करना है और कंप्लीट डिप्लोमेसी और स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी फॉलो करनी है। और वहीं पर हमें अपने रिलेशन को एक्सपैंड करना है साउथ ईस्ट एशिया में भी, सेंट्रल एशिया में भी, अफ्रीका में भी और लैटिन अमेरिका के साथ में भी। और इंडिया ने इन सभी के साथ, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो या ये सारी कंट्रीज हो, सबके साथ अपने रिलेशन इंप्रूव किए हैं, जो ये शो करता है कि इंडिया इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। इंडिया एक वॉइस की तरह काम कर सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के साथ में इंडिया का कोऑपरेशन है। अब इंडिया ने ये अप्रोच रखी थी कि हमें यूएनएससी में रिफॉर्म्स करने चाहिए सो दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव हो सके। और इसके अलावा इंडिया ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी रिफॉर्म सजेस्ट किए थे सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज को और दूसरी वल्नरेबल कंट्रीज को इकोनॉमिकल एक्सेस मिल सके। ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस को इंप्रूव कर रहा है। इसके अलावा इंडिया ने जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जब इंडिया हिस्सा बना, तब इंडिया एक पैसिव ऑब्जर्वर हुआ करता था और अब इंडिया असर्टिव फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसका मतलब ये होता है कि अब इंडिया हर एक फोरम में एक्टिव पार्टिसिपेंट है। और इसी की वजह से कई सारे फ्रंट्स पर डेवलपिंग कंट्रीज यूनाइट हो सकी, जैसे कि 1964 में एक G77 मतलब ग्रुप 77 बना, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड नेशंस में यूनाइट होके अपना फ्रंट मेंटेन कर सकें। इसके अलावा 1972 में एक स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने कहा था कि हमें क्लाइमेट जस्टिस इंश्योर करनी होगी और तब इंडिया ने ये फ्रंट रखा था क्लाइमेट जस्टिस का, जिसके बेसिस पर CBDR लॉन्च हुआ, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अपने फ्रंट पर हमारे क्लाइमेट को सेव करें, क्लाइमेट को बचाने का काम करें।
यहाँ पर भी इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी को फॉलो करके डेवलपिंग कंट्रीज के फ्रंट को इम्प्रूव किया था। इसके अलावा इंडिया की ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को भी जोड़ती हैं और ग्लोबल साउथ को वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट फ्रंट बनाती हैं। जैसे कि वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया था सो दैट जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी को वैक्सीन का एक्सेस मिल सके। इंडिया ने ही लॉस एंड डैमेज फंड बनाने के लिए कहा था सो दैट हम क्लाइमेट को जस्टिस प्रोवाइड कर सके और वल्नरेबल नेशंस को क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिल सके। अभी G20 समिट में भी इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कराया सो दैट अगेन डेवलपिंग कंट्रीज का और ग्लोबल साउथ का फ्रंट इंप्रूव हो सके। इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखी, न्यूट्रल फ्रंट मेंटेन करके रखा वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर या फिर इजराइल पैलेस्टीन वॉर। इंडिया ने सिर्फ यही पक्ष रखा था कि क्या चीज सही है, सही होनी चाहिए, हम इसके साथ हैं या हम उसके साथ हैं, ये नहीं फॉलो किया था होना क्या चाहिए वर्ल्ड में। और इंडिया ने ही ये फ्रंट मेंटेन किया कि चाइना को काउंटर करना है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना है और चाइना की जो डेप्थ ड्राइवन पॉलिसीज है उन्हें काउंटर करना है। ग्लोबल साउथ की तो ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जो चाइना की वजह से डेप्थ ड्राइवन हो गई हैं और उनको ऑल्टरनेटिव जो दिखाई देता है वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया फॉलो करता है कि एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच हमारी डिप्लोमेसी में होनी चाहिए। हमारे डिप्लोमेटिक फ्रंट डेप्थ ड्राइवन नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के होने चाहिए। और इसीलिए इंडिया ही है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है, एशियन या दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भी ऑपरेट कर रहा है। और इसलिए इंडिया एक ब्रिज है ग्लोबल नॉर्थ के बीच में और ग्लोबल साउथ के बीच में।